अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज पहला चैप्टर है शॉर्ट हैंड का, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि शॉर्ट हैंड होती क्या है और स्टार्ट में आज हम क्या चीज़ सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में वो कहता है कि द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स द साउंड्स हर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पिटमैन शॉर्ट हैंड डिवाइडेड इनटू। वो कहना चाहता है कि जो आवाज़ें सुनी जा सकती हैं इंग्लिश के अल्फाज बोलते हुए, उन आवाज़ों को पिटमैन ने तकसीम किया है किस में। असल में शॉर्ट हैंड है क्या? शॉर्ट हैंड सिंबल बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें सारे सिंबल्स होते हैं और ये सिंबल किस चीज़ को देखकर बनाए गए हैं? साउंड्स हर्ड, जो आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। कौन सी आवाज़ें? इंग्लिश वर्ड्स। जो इंग्लिश वर्ड्स को बोलते हुए आवाज़ें सुनी जा सकती हैं उनको देखकर सिंबल्स बनाए गए हैं और ये सिंबल्स शॉर्ट हैंड कहलाते हैं। शॉर्ट हैंड क्या हुई? शॉर्ट हैंड सिंबल्स हैं। कौन से सिंबल्स? जो आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। कौन सी आवाज़ें? इंग्लिश वर्ड्स बोलते हुए। शॉर्ट हैंड सीखते हुए हम कभी भी स्पेलिंग्स पे तवज्जो नहीं देंगे। हमारा स्पेलिंग के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है शॉर्ट हैंड में। इसकी जो बेस है वो लैंग्वेज इसकी वो है आवाज़ों पे, कि जो आवाज़ें हम सुन सकते हैं इंग्लिश बोलते हुए, उन आवाज़ों को देखकर सिंबल्स बनाए गए। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है शॉर्ट हैंड में कि बच्चे स्पेलिंग्स पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं कि ये स्पेलिंग है तो ये आवाज़ होगी। अगर स्पेलिंग देख के सिंबल बनाने थे तो फिर सिंबल की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी स्पेलिंग मौजूद थे। लेकिन ये क्या है? ये आवाज़ों पे। कैसे आवाज़ों पे? मसलन लफ्ज़ है टाट, TAUGHT, इसमें काफ़ी सारे स्पेलिंग हैं, जबकि हमें आवाज़ें कौन सी सुनाई दे रही हैं? टाट, TAT, हमें ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो शॉर्ट हैंड सीखते वक्त पहले दिन से एक बात ज़हन में रख लें, इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ साउंड से है, ना कि स्पेलिंग से। अब शॉर्ट हैंड है क्या चीज़? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि शॉर्ट हैंड ये सिंबल बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें सिंबल्स हम सीखेंगे किस लिए? साउंड्स हर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स। सिंबल्स किस चीज़ को देखकर बनाएंगे? साउंड्स हर्ड, जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, सुनी जा सकती हैं इंग्लिश वर्ड्स में। मतलब कोई इंग्लिश बोलेगा, उसके इंग्लिश बोलने से जो हमारे कानों में आवाज़ आएगी, स्पेलिंग नहीं, हमने खुद से स्पेलिंग नहीं सोचनी, हमें जो आवाज़ सुनाई देगी तो उस आवाज़ के सिंबल हैं, पिटमैन ने उसके सिंबल बनाए हैं और उन सिंबल्स को शॉर्ट हैंड कहते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज है उसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक अल्फ़ाबेट और दूसरा ग्रामर। उसके बगैर वो लैंग्वेज नामुकम्मल है। तो इसके भी अल्फ़ाबेट हैं और ग्रामर है जो हम पढ़ेंगे। इसके अल्फ़ाबेट्स को कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स कहते हैं। दो नाम एक ही चीज़ की। तो जो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं वो 24 हैं, जो वावल्स हैं वो 12 हैं, डिफ्थांग्स ये 4 हैं। ये सिंबल्स जो पिटमैन ने आवाज़ों को तकसीम किया है इंग्लिश बोलते हुए, वो कहते हैं ये टोटल जो आवाज़ इंग्लिश बोलते हुए हमारे गले से निकल सकती हैं वो इन चीज़ों पे बेस्ड हैं। वो ये सिंबल हैं। कौन से? 24 कॉन्सोनेंट्स स्ट्रोक्स, 12 वावल और 4 डिप्थांग्स। वो कहते हैं टोटल ये सिंबल हैं, हमने सिर्फ इतना ही सीखना है। मुकम्मल इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो 24 हैं। वो 24 कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें हैं जिनके सिंबल बनाए गए हैं इंग्लिश वर्ड को सुनकर। 12 वावल हैं। अब कॉन्सोनेंट की समझ आ गई
कि ये जिस तरह और ज़बानों के ABC अलिफ बे इस तरह होता है, इसके भी 24 कोई कॉन्सोनेंट है। वावल की भी समझ आ गई, इंग्लिश पढ़ते हुए थोड़ा बहुत तारुफ है कि कुछ आवाज़ें होती हैं। अब ये चीज़ नहीं है डिफ्थांग, इसकी समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ होगी। डिफ्थांग का मतलब है कि जहाँ पे इन 12 वावलों में से 2 वावलों की साउंड आपस में मिल जाती है, आवाज़ मिल जाती है, जैसा कि कम्बिनेशन ऑफ 2 वावल्स, मतलब 2 वावलों की आवाज़ जब आपस में मिल जाएगी तो वो एक डिफ्थांग बनाएगी। तो पिटमैन कहता है कि सिर्फ 4 मौके ऐसे आते हैं इंग्लिश बोलते हुए जहाँ पे 2 वावलों की आवाज़ आपस में मिल जाती है, इसलिए उसने सिर्फ 4 डिफ्थांग बनाए। अगर ज़्यादा जगह पे वो मिल सकती तो वो ज़्यादा डिफ्थांग बनाता। मतलब सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये डिफ्थांग आपस में मिल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा कि शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड सैम्बल बेस्ड एक लैंग्वेज है। ये सैम्बल साउंड्स को देखकर बनाए गए हैं, कौन सी साउंड्स जो इंग्लिश बोलते हुए हम सुन सकते हैं। अब शॉर्ट हैंड की जो जिस्ट है वो समझ आ गई होगी कि ये कैसे बनाई गई। अब बात ये है कि उसने ये सैम्बल जो हैं, जो उसने कहा कि सैम्बल बनाए, वो क्या चीज़ है। वो कहता है कि कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स इसमें 24 हैं, मतलब 24 सैम्बल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स कहलाते हैं, 12 सैम्बल जो हैं वो वावल्स कहलाते हैं, और 4 सैम्बल ऐसे हैं जो डिफ्थांग कहलाते हैं। सिर्फ इतनी सी शॉर्ट हैंड है बस। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें ये सीखने बस, इससे मुकम्मल जो है वो कवर हो जाएगा। तो डिफ्थांग क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 2 वावल्स। तो हमारा जो आज चैप्टर है इसमें वो कहते हैं द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। जो बुक मैंने आपको PDF में भेजी है उसका जो पहला पेज है उसमें ये चीज़ें बनी हुई हैं। वो कहते हैं द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट द साउंड्स हर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पिटमैन शॉर्टहैंड डिवाइडेड इनटू। जो आवाज़ें इंग्लिश लफ्ज़ों को बोलते हुए हम सुन सकते हैं उनको पिटमैन ने तकसीम किया है किस में? 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वावल्स और 4 डिफ्थांग्स। फिर नीचे वो कहता है ए शॉर्ट हैंड साइन इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दिस साउंड, कि हर उस आवाज़ के लिए शॉर्ट हैंड की कोई ना कोई इलामत मौजूद है। कौन सी आवाज़? इंग्लिश बोलते हुए जो भी आवाज़ हमारे गले से निकलेगी या हमें सुनाई देगी, उस आवाज़ के लिए इनमें से कोई ना कोई इलामत मौजूद है उसको लिखने के लिए। कोई ऐसी आवाज़ नहीं होगी इंग्लिश बोलते हुए जो हमें सुनाई दे और उसका सैम्बल पिटमैन की शॉर्ट हैंड में मौजूद ना हो। तो नीचे वो कहते हैं द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। अब उसने 24 इकट्ठे नहीं लिख दिए, उसने इसकी कैटेगरीज बनाई हैं कि जो पहले 6 हैं इन 24 में से आज हम 6 पढ़ लेंगे। तो उसकी खसूसियत है ये है कि वो स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। जो आज 24 स्ट्रोक्स में से 24 कॉन्सोनेंट्स में से जो पहले 6 पढ़ रहे हैं उनकी खसूसियत ये है कि वो स्ट्रेट हैं और रिटन डाउनवर्ड हैं। रिटन डाउनवर्ड का मतलब जहां हमने कलम रखा वहां से नीचे आएगा स्ट्रेट, वो इस तरह टेढ़े नहीं होंगे, सीधे होंगे। पहला कौन सा है? पी। अब यहां पे मैंने शुरू में बताया कि हमने इसको स्पेलिंग नहीं लेना, आवाज़ लेना है। कभी भी स्पेलिंग की तरफ तवज्जो नहीं करनी है, आवाज़ की तरफ करनी है कि हमें क्या आवाज़ सुनाई दे रही है इंग्लिश के लफ्ज़ बोलते हुए। पी, इस पे तवज्जो देनी है। हमें ये आवाज़ सुनाई दी है पी। पी का उसने सैम्बल बनाया है कि इस एंगल पे लाइट जो लाइन लगी होगी वो पी की आवाज़ देगी। दूसरी बी, ये साउंड है, और यही एंगल सेम लाइन सेम लेंथ, इसकी लंबाई भी बराबर और इसका एंगल भी बराबर, कोई फ़र्क नहीं है पी से, सिवाय इसके कि ये हैवी है, इसकी निस्बत ये हैवी है।
जब यही सिंबल हैवी हो जाएगा तो ये बी की आवाज देगा। टी, ये साउंड है इसकी। जब 90 एंगल पे लाइन लगाएंगे इस तरह तो ये टी की आवाज देगी। सेम एंगल पे सेम साइज इसको हैवी करेंगे तो ये डी की आवाज देगा। इस एंगल पे ये चे की आवाज देगा। इसी को हैवी कर देंगे तो ये जे की आवाज देगा। एक बात याद रखिए कि इसका जो एंगल है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन 6 स्ट्रोक्स, इन 6 कॉन्सोनेंट्स की खसूसियत है कि इनको लिखते वक्त कलम को ऊपर से नीचे लाना है। अब अगर हम ऐसे लिखें तो इनकी जो सिंबल है, इलामत है, इनकी जो शक्ल है वो एक जैसी बन जाती है। लेकिन कलम हम नीचे से ऊपर लेकर गए तो पिटमैन कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, इसको अपनी मर्जी से कलम ऊपर लेके नहीं जा सकते, इसको नीचे ही लिखना है तभी ठीक होगा, नहीं तो ये गलत है। लिखने का क्या तरीका है, इस एंगल पे आपने यहां पे लाइन के ऊपर रोकना है, फिर इसी को जब हैवी करोगे तो ये बी की आवाज देगा। लाइट, ये टी, इसी को हैवी करोगे तो ये डी। इस एंगल पे आप लाइट लिखोगे तो ये चे, हैवी लिखोगे तो ये जे की आवाज देगा। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड एक सैम्बल बेस्ड लैंग्वेज है जो आवाज़ों को देखकर सैम्बल्स बनाए गए हैं। कौन सी आवाज़ें? इंग्लिश के अल्फाज बोलते हुए। शॉर्ट हैंड इलामतों पे मुश्तमिल एक ज़बान है और वो इलामतें आवाज़ों को देखकर बनाई गई हैं। कौन सी आवाज़ें? जो इंग्लिश बोलते हुए हमें सुनाई देती हैं। हर लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स और ग्रामर्स पे मुश्तमिल होती है, इसके बगैर लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है। इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं उसको कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक्स कहते हैं। हम बुक में लफ्ज़ कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ाबेट नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स जो हैं वो 24 हैं, 24 हैं। वावल्स 12, डिप्थांग 4। डिप्थांग किस चीज़ को कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ 2 वावल्स। इन 24 में से आज हमने 6 पढ़ ली, बाकी 18 रह गए। कौन से हैं? पी, बी, टी, डी, जे और जे। तो अब लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? शॉर्ट हैंड में कलम का कंट्रोल है। अगर आप कलम को कंट्रोल करेंगे तो आपकी आउटलाइन खूबसूरत और पढ़े जाने के काबिल होगी। शॉर्ट हैंड लिखना कमाल नहीं है, शॉर्ट हैंड को पढ़ना कमाल है। ये लाइनें तो बच्चे भी लगाते रहते हैं लेकिन उनका मकसद नहीं होता। आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस घर में कर रहे होंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये क्या लाइनें लगा रहे हो, ये बज़ाहिर लाइनें नहीं। जो जानता है उसके लिए ये लाइनें नहीं है, उसके लिए ये आवाज़ें हैं। अगर आपने लाइन लगाते हुए थोड़ी सी गलती कर दी है, आपने हैवी और लाइट का फ़र्क नहीं रखा, भारी और मध्यम का फ़र्क नहीं रखा, तो फिर आप पी और बी में फ़र्क नहीं कर सकते। तो कलम में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इनका साइज़ बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ा और एक छोटा, नहीं। कलम को इतना कंट्रोल करना है कि आप कलम जब चलाओ, लेड पेंसिल, तो आपने बिल्कुल हाथ को आज़ाद छोड़ना है ताकि बाल की तरह बारीक लगे इस तरह। और सिर्फ कलम को कंट्रोल करना है, पकड़ना है, और आप लाइन लगाओगे तो वो हैवी हो जाएगी। आपने इतना ज़ोर कलम पे नहीं देना कि दूसरी साइड से कलम का निशान बन जाए, दूसरी साइड से लफ्ज़ नज़र आने लग जाए। अगर आप रगड़ के लिखेंगे, ज़ोर दे के लिखेंगे, तो आपकी कभी स्पीड नहीं बनेगी। हैवी लाइट तो हो जाएगा लेकिन स्पीड नहीं बनेगी। कॉमन सी बात है कि जब आप रगड़ ज़्यादा देंगे स्पीड नहीं बनेगी। लाइट कलम रखनी है
और हाथ कहीं से टच नहीं होना चाहिए आपका लिखते वक्त। इसकी प्रैक्टिस करते हुए कि आपका टेबल पे या चेयर पे ये जगह या ये जगह टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये फिंगर लिखते वक्त, इस फिंगर कम से कम जितना हाथ टच होगा आपकी स्पीड में वो मुआमिन होगा। अगर आज से आपने पहले दिन से ये आदत बना ली है कि आपने पूरा बाजू ऐसे रख के आपने शुरू कर दिया ऊपर झुक के, तो वो आपकी स्पीड उस तरह नहीं बन सकेगी जिस तरह आप हाथ को आज़ाद रख के करोगे। सिर्फ ये फिंगर टच होनी चाहिए बस, इसके ज़रिए आपने कंट्रोल करना है सारा। इनका साइज़, एंगल सब बराबर होना चाहिए। और सबसे अहम बात कि जब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये लाइन के ऊपर रुकना चाहिए, ये यहाँ पे भी ना रुके और थोड़ा सा नीचे भी ना आए। इसका मतलब है आपका कलम पे कंट्रोल नहीं है। अगर आपने ये कंट्रोल ना किया तो आपकी कभी स्पीड नहीं बनेगी। आप स्पीड बनाएंगे, आप पढ़ नहीं सकेंगे, आपसे गलती होगी अपनी शॉर्ट हैंड पढ़ने में। शॉर्ट हैंड लिखना कमाल नहीं है, अपने लिखी हुई शॉर्ट हैंड को सही पढ़ना कमाल है। जब आप सही पढ़ेंगे नहीं, फिर आप सही कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको इंग्लिश में। तो लिखते वक्त ख़ास ख्याल करना है, आपके कलम में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जैसे आम इंग्लिश लिखते वक्त हम राइटिंग स्टाइल अपना सकते, इस तरह शॉर्ट हैंड लिखते वक्त अपने स्टाइल इस्तेमाल या बना नहीं सकते। हमें उस तरह चलना है जिस तरह ये पिटमैन कहेगा। हमने वही एंगल रखना है, लाइट है तो लाइट, हैवी है तो हैवी। इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए ख़ास ख्याल रखना कि इसमें कोई कमी बेशी ना आ जाए। तो जो पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस ये है कि आपने 3 सफ़हात, मुकम्मल पेज नहीं, 3 सफ़हात, उस पे आपने ये हैवी लाइट लिखना है और इतना करीब लिखना है इनको लिखते वक्त कि P, B, T, D, J, J, P, B, T, D, J, J। अब लिखते वक्त सबका साइज़ बराबर होना चाहिए। अभी आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है, कलम के कंट्रोल की ज़रूरत है। कलम पे कंट्रोल होगा, स्पीड आहिस्ता बन जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल आपने कलम को कंट्रोल करना है कि मैं कलम रोक कहाँ रहा हूँ, कलम शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, किस एंगल पे आ रहा है। ये कंट्रोल फिलहाल बहुत ज़रूरी है। तो आपने इतना करीब करीब लिखना है कि मैं दरमियान में लाइन ना लगा सकूँ, इतने करीब प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये मार्कर है, इससे हैवी लाइट का फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन लेड पेंसिल से आपने फ़र्क लाजमी करना है। दूसरा, प्रैक्टिस करते वक्त आप कलम को ऐसे नहीं करेंगे कि आप थक जाओ, आप ऐसे प्रैक्टिस करने शुरू कर दो, नहीं। ये जो कोना बन रहा है इसका मतलब है कि आप लापरवाही कर रहे हो। जब ये लापरवाही होगी फिर भी आपकी आउटलाइन खूबसूरत नहीं बनेगी। फ्यूचर में आप कहोगे कि ये हमसे गलती होगी। मैं आपको वो चीज़ें पहले बता रहा हूँ जो फ्यूचर में आपको नुकसान करेंगी स्पीड के वक्त। अभी से इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना ताकि आपकी आउटलाइन फ्यूचर में ऐसी बन जाए कि ऐसे लगे जैसे बुक प्रिंट हुई है, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। प्रैक्टिस उस तरह करनी है जिस तरह मैं कह रहा हूँ। और आपने प्रैक्टिस करते हुए P, B, T, D, J, J ये बोलना है। ये नहीं करना कि आप पहली लाइन P, 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 P ये रट्टा है, ये प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त आपको एक एक लफ्ज़, एक एक सिंबल, उसकी साउंड बोल के फिर करना है, वैसे नहीं करना। यहां तक अब किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसकी कन्फ्यूजन सारी दूर कर। कोई भी सवाल है इस हद तक मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब किसी बच्चे का सवाल इससे आगे का है तो देखो, पिटमैन ने कहा है कि जो भी इंग्लिश बोलते हुए आवाज़ें सुनी जा सकती हैं उनको देख उसने सैम्पल बना दिए। और ये जो 19वीं सदी है या 20वीं सदी है उसमें ये कामयाब रही है और 21वीं में भी चल रही है। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ होती जो इंग्लिश लिखने में कामयाबी हासिल ना हो रही होती या कोई मसला पैदा कर रही होती तो ये आज फेल हो चुकी होती। आज तक किसी ने इसमें कोई फॉल्ट नहीं देखा। तो आपके जहन में ये सवाल नहीं जाना चाहिए कि फिर वो जो चीज़ है वो कैसे बनेगी। नहीं, इसने आहिस्ता आहिस्ता करके इसने बुक को एक ख़ास तरह से तरतीब दी है।
कि ज़हन आसानी से कबूल भी करता जाए और समझ भी आती जाए। आप इसकी तरतीब छोड़ोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अब यहाँ तक मैंने 2 लाइनें बताई हैं, आप बताएं मुझे कि इसमें कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो आपको लगा हो कि बहुत बड़ी टेक्निक है, कोई बहुत बड़ा मसला है। थोड़ी देर पहले ये लाइनें आपके लिए लाइन थी, लेकिन अब आपके लिए ये आवाज़ें आपको समझ आ चुकी। इससे मुश्किल नहीं है ये शॉर्ट हैंड। अगर किसी बच्चे को लगे ना कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, बुक देख के या सैम्पल देख के, नहीं, ये इतनी मुश्किल है जो मैंने बता दी। ये तब तक मुश्किल है जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं है। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये हमें नहीं आ सकती, वो मेरा फॉल्ट है अगर आपको ना आई तो। आपने बस इतना रखना है कि जहाँ तक पढ़ा है बस वहाँ तक चलना है। अगर आप अपने ज़हन को आगे लेके जाओगे ये आपको कंफ्यूज कर देगी, आप खुद उलझ जाओगे। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि जब शॉर्ट हैंड लाजवाब हो जाए। शॉर्ट हैंड लाजवाब नहीं होती, आपको जवाब मिल जाएगा, वो अलहदा बात है कि कौन से चैप्टर में मिलता है। बुक मुकम्मल करने के बाद आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि शॉर्ट हैंड में ये कमी रह गई, जितने पढ़ चुके। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये कंप्लीट करने के बाद इसमें कोई कमी हो। पढ़ने और पढ़ाने वाले में कमी हो सकती है, शॉर्ट हैंड में नहीं है। तो ज़हन से ये बात निकाल के आप उतना होमवर्क करो जितना बताया, उससे आगे ज़हन नहीं सोचना। बस 60 दिन आपने बर्दाश्त करना है। 60 दिन के बाद आपका जो दिल करे आपने उस तरह कहना है कि अभी इसमें ये कमी रह गई है, आपको रिलैक्स भी मिलेगा 60 दिनों के बाद। लेकिन 60 दिन तक आपने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलना है, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी करके 36 एक्सरसाइज तक ये ऐसे जैसे ना एक परिंदा दूसरे परिंदे को, अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खुराक या ग़िज़ा देता है, ये इस तरह देनी पड़ती है। अगर आज मैं ये ज़्यादा कर देता हूँ तो आप अभी से कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। अब लाइव क्लास होती है तो मैं ये सारे क्वेश्चन पूछ के यहीं क्लास में सब कुछ ज़बानी याद करवाता हूँ। क्वेश्चन पूछता हूँ, फ़ौरन पढ़ाने के बाद नहीं समझ आया रिपीट करवाता हूँ। इसका तरीक़ाकार भी यही, मैं कल क्वेश्चन पूछूँगा और मेरे क्वेश्चन कौन से होंगे मैं पहले बता देता हूँ कि मैं पूछूँगा कि शॉर्ट हैंड क्या है। ये सिंबल बेस्ड एक लैंग्वेज है, इसको क्यों बनाया गया है? इसको इंग्लिश को तेज़ तरीन लिखने के लिए बनाया गया। ये सिंबल किस चीज़ को देखकर बनाए गए हैं? ये सिंबल जो हैं ये आवाज़ों को देखकर बनाए गए हैं जो हम सुन सकते हैं। कौन सी आवाज़ें जो हम सुन सकते हैं? कौन सी आवाज़ें जो सुन सकते हैं जो इंग्लिश बोलते हुए हम सुन सकते हैं? तो ये शॉर्ट हैंड किस चीज़ पे बेस्ड है? सिंबल्स पे। अब ये सिंबल्स किस चीज़ पे बेस्ड है? इसमें है क्या क्या चीज़? अल्फ़ाबेट और ग्रामर। अल्फ़ाबेट जो है इसके उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट और स्ट्रोक में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। टोटल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स कितने हैं? 24 है। वावल्स 12, डिफ्थांग 4। डिफ्थांग क्या होते हैं? 2 वावलों की आवाज़ के मजमूए को डिफ्थांग कहते हैं। टोटल जो सिंबल्स हैं वो 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वावल और 4 डिफ्थांग है। हमने ये पढ़ना है, इससे सारी आवाज़ें कवर हो जानी। आज हमने इन 24 में से पहले 6 पढ़े हैं। जो पहले 6 पढ़े हैं उस ग्रुप का क्या नाम है? स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटर्न डाउनवर्ड। मतलब ये सीधे हैं और रिटर्न डाउनवर्ड जहां कलम रखा है वहां से नीचे आएगा। ये कौन कौन से हैं? पी, बी, टी, डी, जे। ये 6 है। पिटमैन कहता है ये जोड़ों की शक्ल में है। पहला जोड़ा ये पी बी, दूसरा टी डी, तीसरा जे। वो कहता है हर जोड़े में, मसलन ये पी और बी का जोड़ा है तो कहता है पी और बी में जो आवाज़ थोड़ी लाइट है उसको लाइट सिंबल से ज़ाहिर किया है, जो थोड़ी भारी है उसको भारी आवाज़ से। मसलन पी बी में वो कहते हैं पी लाइट है इसलिए पी का सिंबल लाइट है, बी हैवी है बी का सिंबल हैवी है। फिर दूसरा जो पेयर है वो कहते हैं टी डी है, दूसरा जोड़ा टी डी का है। टी डी में टी की आवाज़ निस्बतन लाइट है और डी की आवाज़ हैवी है। टी को लाइट और डी को हैवी सिंबल से ज़ाहिर किया है उसने। तीसरा पेयर चे जे है। चे जे में पहले जो है वो लाइट है, जे जो है वो हैवी है इसलिए चे को उसने लाइट ज़ाहिर किया, जे को हैवी। कल जो ग्रुप में ये 3 सिंबल सॉरी 3 जो उसके सफ़हात हैं, पेजेस हैं, वो मुकम्मल नहीं, मतलब वो बन जाएगा 1.5 पेज मुकम्मल बन जाएगा।
तो वो आपने इस तरह करीब करके लिखना है ताकि दरमियान में मैं लिख ना सकूं। वो आप सारे 3 पेज लिख के ग्रुप में नहीं भेजना, आप मुझे प्राइवेट भेजेंगे ताकि हर बंदे के नाम से वो आए। आप वो मुझे भेजेंगे होमवर्क, जहां से आपकी कलम गलत हुई मैं बताऊंगा। तो होमवर्क ज़रूरी है। जिन बच्चों का होमवर्क आएगा वो ग्रुप में रहेंगे, जो नहीं तो वो नहीं रहेंगे। तो इसके मुतल्लिक़ आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे जूम वाली क्लास में वो ले सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।